अभी अभी 24 जुलाई को एक फ़िल्म बनी, फ़िल्म रिलीज़ हुई और उसमें हीरो थे हमारे सुशांत सिंह राजपूत। दिल बेचारा, मैं दिल बेचारा की बात कर रही हूँ। और दिल बेचारा में सुशांत के अलावा एक लड़का जेपी, उसकी एक आँख खराब थी, वो देख नहीं सकता था, लेकिन उसकी दूसरी आँख ठीक फिल्म के बीच में ख़राब हो गई। जेपी को एक फ़िल्म बनानी थी और वो फिल्म को पूरा करना चाहता था। यहाँ हम एक शख्स से बात कर रहे हैं जिनका नाम है राम तिवारी। ये फिल्म तो नहीं बनाना चाहते, लेकिन ये अपने 2 बच्चों को और अपनी पत्नी को वो सारी खुशियाँ देना चाहते हैं, वो सारे हक, वो सारे अधिकार देना चाहते हैं जो इनका कर्तव्य है, और यही वो हक और वो खुशी दे सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं ज्योति और हमारे साथ हैं बोड़िया के निवासी राम तिवारी। राम तिवारी, मैं उसी जेपी की बात दोबारा दोहरा रही हूं जो अभी हमने दिल बेचारा में देखी है। राम तिवारी की स्थिति ठीक उसी तरह है जैसे दिल बेचारा में जेपी की रही थी। हम जेपी से जानना चाहेंगे कि ये स्थिति कैसे और किस तरह वो इस स्थिति को झेलते आ रहे हैं। जी राम जी, आपका बहुत स्वागत है। हम जानना चाहेंगे कि ये आपकी जो एक आँख है वो कब से ख़राब है? बर्थ ही मेरा एक आँख नहीं है। रीज़न तो आज तक नहीं पता चला, बट जो भी पेरेंट्स बोलते हैं बस उसी को हकीकत मान के आज तक जी रहे हैं। बट ये जो आँख है वो बचपन से ही नहीं है। और पेरेंट्स क्या बोलते हैं? पेरेंट्स का तो कहना है कि बाय मिस्टेक जब मैं होने वाला था तो मेरी मम्मी के दांतों में दर्द उठा था, तो एक कैप्सूल जो अपने राइट टीथ में वो अंदर रख ली थी और उसके बाद उनको नींद आ गया। अब क्या सच है नहीं सच है वो तो भगवान जानता है, इंसान तो जान नहीं सकता। तो उनका यही कहना है कि वो जो कैप्सूल या गोली जो भी था वो लिक्विड के फॉर्म में अंदर चला जाता गया और उसके कारण ही मेरा ये आँख पूरी तरह से अंदर ही डैमेज हो गया था। तो ये डॉक्टर ने बताया था आपने आपके गार्जियन को, या फिर बस? अब ये कहानी तो आज तक मैं सिर्फ कहानी पे ही सुनता आ रहा हूँ, ये इसकी सच्चाई क्या है नहीं है वो तो भगवान जाने। अभी अभी क्या स्थिति है आपकी दूसरे की आँख की? मेरी दूसरी आँख में ऐसा तो एक आँख से इंसान जीवन जी लेता है, बट मुझे लगता है कि 1 साल की उम्र में जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मैं उस समय सुकरहोटू में रहता था, तो मेरे ऑटो से एक एक्सीडेंट हुआ था। तो ऑटो के बैक साइड जो पहले ऑटो चलता था, छोटा ऑटो, उसमें बैक साइड में साइलेंसर में शायद मेरा पैर फंस गया था। ये भी एक कहानी है जो मैं सुन चुका हूँ अपने पेरेंट्स से, तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो वो गाड़ी वाला मेरे को ऑलमोस्ट 500 मीटर घींचता हुआ चला गया, ज़मीन पे रगड़ता हुआ। आप सिर्फ इमेजिन कर लो कि 1 साल का बच्चा रोड पे घसीटता हुआ कम से कम 30-40 की स्पीड में जाता जा रहा है, उसकी स्थिति क्या होगी। और वो लड़का जीवन जी पाएगा कि नहीं जी पाएगा ये भी बहुत कम ही लोग समझ पाते हैं कि वो ज़िंदा बचा तो बचा कैसे। तो मैं वही लड़का हूँ। तो हो सकता है उसके बाद मेरी आँख की रोशनी और ख़राब हो गई, और आज के डेट में मैं -20 का लेंस लगाता हूँ, जिसके बाद मैं रोड पे शायद उस पर भी मैं रोड पे अगर किसी को पहचान पाता हूँ तो जब वो मेरे सामने ऑलमोस्ट 2 या 3 फुट सामने आता है तब। अगर वो मेरे से उससे दूर में है तो मैं उसे पहचान नहीं पाऊँगा। और यहाँ तक ये भी है कि मेरी आँख पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है, और डॉक्टर्स तो बोलते हैं कि अगर ऑपरेशन नहीं कराओगे तो फिर लाइफ तुम्हारी ख़राब हो जाएगी। जब डॉक्टर्स की बात आ गई है तो हम जानना चाहेंगे कि क्या कभी कोशिश नहीं की आपके परिवार वालों ने? मैम कोशिश तो बहुत की, बट ये वो कोशिश नहीं थी जिस कोशिश को हम पेरेंट्स करते हैं।
कभी भी बस छोटे मोटे डॉक्टर्स को दिखा देना या उसको भी इग्नोर कर लेना बस। विशेषज्ञों को भी नहीं दिखाया? हमारी रांची में जितने भी डॉक्टर्स हैं, गिने चुने तो 2 ही हैं, आजकल शायद ज़्यादा हो गए हैं, बट जो पहले थे जैसे डॉक्टर वी.के. वर्मा हो गए और कश्यप, तो उनको दिखाया गया था। बट केस बस वही रहा कि मेरी मम्मी के दिमाग में किसी डॉक्टर ने ये भर दिया कि इंसान एक आंख से जितनी दूर देख सकता है दूसरी आंख से भी उतना ही दूर देखेगा। इट्स फ्रैंक, इट्स ट्रू। ये इसमें कोई गलत नहीं है, ये गलत भी नहीं है, लेकिन शायद वो डॉक्टर ये नहीं बता पाया ना कि एक आंख पे जोर पड़ते पड़ते वो आंख ख़त्म हो जाएगी और जीवन में दोबारा ये लड़का देख नहीं पाएगा। पूरी सच्चाई डॉक्टर ने नहीं बताई मेरी मम्मी को। तो कहते हैं ना कि आधा ज्ञान सर्वनाश करता है, बस वही कहानी है मेरे साथ। तो जब भी स्थितियाँ बद से बदतर होने लगी, जब आपको दिखाई नहीं देने लगी, तो फिर आपने अपने पेरेंट्स को बताया? मैम बता के क्या फ़ायदा था, बताने के बाद तो सिर्फ कहानी सुनने मिलता था बड़ा बड़ा, मतलब रामायण और महाभारत का श्लोक स्टार्ट हो जाता था। मैं अपने मम्मी पापा को गलत नहीं बोल सकता क्योंकि माँ बाप को गलत बोलना तो बेवकूफ़ी ही है। होगी उनकी भी कोई मजबूरी जो शायद वो नहीं कर पाए, बट इतनी भी क्या मजबूरी थी कि नहीं कर पाए। मैं थोड़ा सा आपके एजुकेशन पे आना चाहूँगी। क्या है आपकी एजुकेशन? मैम एज यू नो कि एज यू सी कि मेरा एक आंख नहीं है और जो दूसरा था वो बचपन में ही ख़राब हो चुका था। मैं अपनी चाइल्डहुड की थोड़ी बात कर देता हूँ, मैं बता देता हूँ आपको, क्योंकि अगर मैं स्टार्टिंग से नहीं बताऊँगा ना तो आप भी नहीं समझ पाओगे कि आखिर बात था क्या। तो एक तो मुझे बचपन से ही नहीं दिखता था और शाम होने के बाद तो और भी नहीं दिखता था। जब रात का अंधेरा होता था तो मैं सामने वाले को आज से 25 साल पहले भी नहीं पहचान पाता था और आज भी वही हाल है। जब तक मेरे उसके चेहरे पे घनी लाइट ना पड़ जाए तब तक। तो मैं जब छोटा था तब से मेरी आँख पूरी तरह से डैमेज थी। मैं 1 क्लास में पढ़ता था, आज भी मुझे याद है। हमारे स्कूल में माथुर मैम थी, मैथ्स की टीचर थी जब मैं 1 क्लास में था। तो पता नहीं उनको मेरे से क्या दुश्मनी थी, बट मैं जब भी मैं एक्चुअली मेरी हाइट अच्छी थी तो मैं बैक बेंच में बैठता था। तो मैं वहाँ से उठ के मेरे को ब्लैक बोर्ड के सामने जाना पड़ता था। अब ब्लैक बोर्ड के सामने जाके इतने दूरी से ऑलमोस्ट क्या बोलूँ, हाफ फुट अगर आप बोल सको तो हाफ फुट के अकॉर्डिंग मैं देखता था। उतने दूर से देख के फिर वापस जाता था। जो जितना मेरे दिमाग में छप गया वहाँ देखने के बाद वो उतारता था, फिर वापस आके देखता था। तो जब मैम बोर्ड पे सिखाती थी ऐसा तो था नहीं कि हर इंडिविजुअल बच्चे के कॉपी में जाके वो सम सॉल्व करके बता रही हैं, ऐसा तो था नहीं। जो बोर्ड पे सिखा रही हैं, जिसने सीखना था सीख लिया, जिसे देखना था देख लिया, जो नहीं देख पाया और जो नहीं सीख पाया, मतलब मैं बिना देखे नहीं सीख पाया। बस मेरे साथ यही एक प्रॉब्लम थी। जब मैं देख ही नहीं पाया तो मैं सीखूँगा कहाँ से। उस समय से पढ़ाई से डर लगने लग गया। धीरे धीरे वो डर और बढ़ने लगा है क्योंकि एक्सपेक्टेशंस तो पेरेंट्स के बहुत ऊपर थी। बस वो एक्सपेक्टेशन मैं इसलिए नहीं दिखा पाया क्योंकि मुझे पढ़ाई से डर लगने लग गया था। और डर भी कुछ ऐसा वैसा नहीं, बहुत बहुत बड़ा डर था क्योंकि मुझे पता था कि मेरे को पिटाई पड़ेगी और पिटाई पड़ती भी थी। कभी कुछ तो कभी कुछ हो ही जाता था। पिटाई तो ऐसी पड़ती थी शायद आजकल के बच्चों को पड़ जाए तो वो दम तोड़ देंगे या कुछ कर ही लेंगे। बट सब कुछ बर्दाश्त करते हुए भी, और रहा बात मेरे एजुकेशन लेवल का, तो मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मैं सेंट्रल एकेडमी स्कूल से पढ़ाई किया था। मैं 10th का एग्ज़ाम दिया। मेरे परसेंटेज तो बहुत अच्छे थे, ऑलमोस्ट 76.5 उस समय परसेंटेज आता था। उसके बाद ग्रेड शुरू हुए तो 76.5 आया था मेरा परसेंटेज।
बट मैथ्स, क्योंकि वो बोर्ड पे सिखाया जाता था, तो बचपन से ही मैथ्स पे कमज़ोर हो गया था मैं। जो चीज़ मैं अपने से सीख पाया, चाहे वो साइंस हो, सोशल साइंस हो, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, कंप्यूटर, ये सारे मेरे दिमाग में हमेशा से रहे, क्योंकि इन पे मेरे को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। इसे समझने के लिए मैं खुद सक्षम था, लेकिन मैथ्स को समझाना पड़ता था। जब तक कोई समझाता नहीं तो मैं समझ नहीं पाता था। मैं क्या, कोई भी नहीं समझ पाएगा। तो मैथ्स में मेरा कंपार्ट लगा था। एक बार लगा, मैं दोबारा दिया, दोबारा और ख़राब हो गया। उसके बाद घर से ताने मिले तो फिर कहानी और आगे बढ़ गई। तो मेरी एजुकेशन का बस कहानी यही है कि मैं 10th तक ही पढ़ा हूँ। घर में हैं कितने लोग और आप भाई बहन कितने होते हैं? मम्मी पापा क्या करते हैं आपके? मैम, मेरे घर में सबको मिला दें, क्योंकि अभी न्यू जनरेशन भी मेरे घर में आई हुई है, तो सबको मिला के मेरे फैमिली मेम्बर्स में 14 मेंबर, 14 मेंबर्स हैं। बच्चों को मिला के, पेरेंट्स को, भाई को, मेरे दो बड़े भाई हैं। दोनों अपने अपने व्यवसाय में, अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं। जैसे मेरा भाई है तो SIS में जॉब करता था, बट अभी वो अपनी खुद की गाड़ी निकाला है, वो चलाता है। और बड़ा भाई है, वो गोदरेज में सुपरवाइज़र है, मतलब एरिया इंचार्ज है। जी। और मम्मी नर्स थी, डॉक्टर के पोस्ट पे आकर रिटायर्ड किए हैं 2019 में। और पापा मेरे मतलब आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, भजन प्रोग्राम करवाते हैं। जैसे सुंदरकांड हो गया, रामायण हो गया, माता जागरण हो गया। दुर्गा पूजा में आप देखते होंगे, हर जगह जागरण होता है, माता का जागरण, माता की चौकी। तो झारखंड, बिहार, बंगाल में हर जगह जाके वो प्रोग्राम करवाते हैं। तो इतने मतलब घर में फैमिली है, मम्मी रिटायर्ड डॉक्टर से रिटायर्ड हैं, पिताजी जागरण करवाते हैं, भाई अपना बिजनेस कर रहे हैं, सुपरवाइज़र हैं, गोदरेज कंपनी बड़ी कंपनी है। और तो भी आपका दूसरा आँख जो बिल्कुल डॉक्टर ने शायद बता दिया आपको कि ये भी ख़राब हो जाएगी कुछ दिनों में, तो फैमिली वाले क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे हैं आपको? इसका जवाब तो आज तक मुझे नहीं मिल पाया है। मैं आपको क्या जवाब दे पाऊँ। उनका सपोर्ट क्यों नहीं मिल रहा है, ये मुझे समझ में नहीं आता। शायद उनके नज़र में कुछ हो, बट मेरे को जहाँ तक लगता है, मेरी जहाँ तक सोच जाती है, शायद वो डरते हैं कि इसके ऊपर पैसा खर्चा करेंगे तो बाकी का दो बोलेगा, उसको भी देना पड़ेगा। शायद कारण यही हो। इसके अलावा तो आज तक मैं समझ में नहीं पाया, क्योंकि जब भी मैं बोला तो उनके मुंह से सिर्फ यही निकला, तो मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे पास अभी नहीं। मैं स्टार्टिंग से ही बोलता आया कि आप अकेले हैं या फिर आपकी फैमिली भी है? मेरी वाइफ है, मेरी शादी 2014 में हुई है, 29 जून 2014। मेरी वाइफ है, मेरे दो बेटे हैं, एक 5 साल का, एक 1.5 साल का है। तो उसके लिए क्या करते हैं आप? कैसे चलता है घर आपका? मैं ई रिक्शा चलाता हूँ। पहले जॉब करता था, बट कहीं भी जॉब करने जाऊँगा तो उनके जो कंडीशंस होते हैं, उनकी जो प्रायोरिटीज़ होती हैं, नॉर्मल सी बात है कि उनके कंडीशंस पे ही मुझे जॉब करना होगा। मेरे को शाम को जैसे अंधेरा होने लगता है, मैं देख नहीं पाता हूँ। तो जहाँ भी मैं जॉब करने के लिए जाता हूँ, सिलेक्शन तो पता नहीं भोलेनाथ के आशीर्वाद से कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं इंटरव्यू में गया हूँ और वहाँ से रिजेक्ट होकर आया। कभी ऐसा नहीं हुआ। मैं हमेशा सेलेक्ट ही हुआ हूँ, चाहे मेरे एजुकेशन लेवल उतनी हाई हो या ना हो। बट मेरी कंडीशन बस एक ही ख़राब रही कि मैं रात में गाड़ी नहीं चला पाता। और कहीं भी जॉब करने के लिए जाता हूँ तो वहाँ पे सिर्फ एक ही उनकी प्रायोरिटीज़ होती हैं कि
शाम को 8 बजे के बाद या 9 बजे के बाद आपको घर जाना होगा, उससे पहले आप नहीं जा सकते। तो मेरी इश्यूज़ बस यही थी, इसीलिए मैं यही सोचा कि मैं करूँ तो करूँ क्या। मैं पेरेंट्स को हाथ पैर जोड़ के मरने का धमकी दे के मैं हर कुछ करके थक गया। एंड ऑफ द डे मेरे पास बस एक ही पॉइंट रहा, मैं दूसरे के दरवाजे पे गया, मैं दूसरे से भीख मांगा कि भाई मुझे कोई काम दे दे। तो एक बंदे ने मुझे बोला कि भाई एक गाड़ी है, चलाएगा? तो मैं बोला भाई गाड़ी चला लूँगा, लाओ। क्योंकि मुझे पता था कि बच्चों को रोटी तो देनी है ना, बीवी को भूखे तो नहीं रख सकता। आप ही बताओ ना, मैरिज एनिवर्सरी के दिन कोई रोटी भुजिया खाता है क्या? कोई खाता है? कभी नहीं देखे होगे आप। बहुत गरीब होगा ना जिसको नहीं पता होगा मैरिज एनिवर्सरी आखिर होती क्या है। आज के जनरेशन को बोलोगे तो शायद बर्दाश्त नहीं होगा, बट मेरी ऐसी भी सिचुएशन थी, मैंने देखी है। इसीलिए मैं गाड़ी लाइन में आया। दिखता नहीं है लेकिन मजबूर हो गया, आखिर करूँ तो करूँ क्या। बहुत बार पुलिस वालों ने भी थप्पड़ मारे हैं, जेल मोड़ में पुलिस वाले ने सोचा न समझा 2-3 थप्पड़ जड़ दिए। मैंने पूछा भाई मारा क्यों? तो बोलता है कि दिख नहीं रहा था, जज जा रहा था, जज साहब जा रहे थे ना, हाई कोर्ट का जज है, हम लोग का नौकरी खा लेता। 11 अगस्त 2018 का बात है ये। एक जज साहब जा रहे थे, जेल मोड़ से क्रॉस किए, अपने शायद निवास स्थान पे जा रहे होंगे। मुझे दिखी नहीं उनकी गाड़ी, और पुलिस का इशारा भी नहीं दिखा कि वो रुकने के लिए बोले हैं। ग्रीन लाइट सामने हो चुका था, इसीलिए मैं रुका नहीं और मैं क्रॉस कर गया। उसी बीच पुलिस वाला आया, मेरे को 2-3 थप्पड़ मारे। फील आया, बहुत ख़राब फील आया, बट मैं जान रहा था कि इनसे लग के कोई फ़ायदा नहीं है। ये रोड पे जो करना चाहे वो कर सकते हैं क्योंकि इनके पास पावर है। अभी डॉक्टर्स आपकी आंखों के लिए क्या कहे हैं, दूसरी आंख के लिए? मैम, डॉक्टर्स का कहना है कि ये आपका लास्ट पावर है जो मैंने दे रखा है, इसके ऊपर आपको पावर नहीं दे पाएंगे। या तो आप इसी से ज़िंदगी जी लो, नहीं तो आप ऑपरेशन करवा लो। ऑपरेशन में पैसे बहुत खर्च होंगे। अब मैं यही सोच रहा हूँ कि मेरे सर पे ऑलरेडी इतना लोन है, 1.5 से 2.25 लाख रुपए का लोन मेरे सर पे है। मैं उनको भरूँ या अपने लिए मेहनत करके अपनी आँख को बनाने के लिए पैसा इकट्ठा करूँ? मम्मी पापा को बोलने पे बोलते हैं कि हम घर बना के दे सकते हैं और पैसा नहीं देंगे। हम यहाँ तक ये भी बोले ना कि हमको कम से कम एक छोटा बिजनेस खड़ा करके दे दो, एक ग्रोसरी का दुकान तो खोल के दे दो। बट मुझे नहीं पता कि उनके दिमाग में आखिर क्या चल रहा है। हर समय एक ही बात सुनने को मिलता है, समय आने दो, समय आने दो, समय आने दो। समय 30 साल बीत गया लेकिन आज तक समय आया नहीं है। समझ में नहीं आ रहा है वो समय आएगा कब। डॉक्टर्स का कहना तो जो है यही कि आप आगे असमर्थ हो जाओगे देखने में, और अगर मैं अंधा हो गया, मेरी आँख खराब हो गई, मैं किसी पे बोझ नहीं बन पाऊँगा। या तो मैं कुछ गलत कर जाऊँगा या तो मजबूर होकर जीऊँगा। इंसान के पास मजबूरियाँ बहुत होती है। जो शख्स क्लास 10th में बोर्ड के एग्ज़ाम में 73% अंक लाकर अगर वो आज ऑटो रिक्शा चला रहा है, और मजबूरन अगर किसी मीडिया में आकर वो रो रहा है, अपने लिए वो कुछ मांग रहा है आपसे, तो शायद वो मजबूर है। और ये मजबूरी वो मीडिया में आके इसलिए बांट रहा है कि ताकि कोई ऐसा शख्स, कोई ऐसा समाज का पुरोधा हो जो इनके लिए आगे आए, इनकी जो ज़रूरत है
ये आँखें, जिससे ये अपने बच्चों के, अपने दोनों बच्चों के, अपनी पत्नी के लिए वो जी सके और खुद को वो मजबूती से इस दुनिया में रख सके। शायद इसलिए ये आज किसी मीडिया का आके दरवाज़ा खटखटा रहे हैं और सिसक सिसक के रो रहे हैं। इन्होंने हमें ये भी बताया है कि इन्होंने कई लोगों को कोरोना काल में मदद करते हुए देखकर इन्होंने ये कदम उठाया है। इन्होंने हमें ये बताया और इन्होंने ये भी बता दिया कि हमारे पेरेंट्स को भी ये चीज़ें अच्छी नहीं लगेगी, फिर भी मजबूरी इतनी ज़्यादा है, ये टूट चुके हैं राम तिवारी जी। शायद इसलिए आज मीडिया के दरवाजे पे खड़े हैं, ताकि मीडिया के द्वारा शायद कोई इनका सहारा बने।